अमेरिका ईरान जंग के मौजूदा फेज के 10वें रोज आज अमेरिका पूरी दुनिया में अपने सिटीजन्स को गैर मामूली सफरी और सिक्योरिटी वार्निंग जारी करने पर मजबूर हुआ। गल्फ में हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने आज दुनिया भर में मौजूद अपने तमाम सिटीजन्स को खुसूसी हिदायत जारी की हैं और ख़बरदार किया है कि मिडल ईस्ट में फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश, परवाज़ों की मनसूखी और अचानक सिक्योरिटी क्राइसिस किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। बेशक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग एक और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। पिछले चंद घंटों में ईरान ने बहरीन और कुवैत में मज़ीद अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया। ताहम इसके सब के बावजूद बैक चैनल डिप्लोमेसी भी जारी है। आज ईरानी वज़ीर दाखिला अस्कंदर मोमनी की इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। ऑफिशियल्स के मुताबिक अस्कंदर मोमनी ने शहबाज शरीफ को ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया। लेकिन असल कहानी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अमेरिका में बढ़ती हुई मुश्किलात हैं। बिलाशुबा ईरान से जंग ट्रंप के लिए शदीद सरदर्द बन चुकी है। यूएस कांग्रेस में प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान पॉलिसीज़ पर एतराज़ात बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुखालफत सिर्फ डेमोक्रेट्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी ऐसे अरकान की तादाद मुसलसल बढ़ रही है जो इस जंग पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका एक तवील, महंगी और गैर यकीनी जंग में फंस चुका है। गुज़िश्ता हफ्तों में कांग्रेस में प्रेसिडेंट के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिशें भी सामने आई हैं। गोया अमेरिका को अब यह जंग न उगले बन रही है न निगले। गल्फ में अमरीकी फौजी अड्डे मुसलसल ईरानी हमलों का निशाना बन रहे हैं। पेंटागन पिछले 2 हफ्तों के दौरान 100 से ज़ायद अमरीकी फौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर चुका है। बहरीन, कुवैत और दीगर अमरीकी इंस्टॉलेशंस पर हमलों ने यह साबित किया है कि ईरान के पास अब भी जवाब देने की भरपूर फौजी सलाहियत है। ऐसा लगता है कि ईरान को न किसी नुकसान की परवाह है, ना ही इस जंग के अंजाम की। यही वजह है कि अमेरिका को अपने शहरियों के लिए आलमी सतह पर एहतियाती अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। इस जंग का एक और बड़ा असर ग्लोबल इकॉनमी पे पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी में बढ़ते हुए खतरात के बाइस ऑयल सप्लाईज, शिपिंग और इंश्योरेंस अखराजात कई गुना बढ़ रहे हैं। अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस और इन्फ्लेशन दोबारा ऊपर जाएगी। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान को मिलिट्री प्रेशर से झुका सकेगा या फिर ये जंग वाशिंगटन के लिए भी पॉलिटिकल और मिलिट्री एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी। तारीख यही बताती है कि जंगें सिर्फ महाज पर नहीं लड़ी जाती, इनका असल फैसला अक्सर पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल प्रेशर, इकॉनमी करती हैं। और इस वक्त तीनों फ्रंट्स पर अमेरिका के लिए पहले से ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करिए एक बार फिर पाकिस्तान की मुमताज़ साबिक सीजनड डिप्लोमेट, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूएस और यूके में पाकिस्तान की फॉर्मर एम्बेसडर मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोधी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अपेरेंटली सीज़ फायर भी ख़त्म हो गया है, एमओयू भी ख़त्म हो गया है, पीस के हवाले से जो माहौल था वो पूरा ख़त्म हो गया है। जो कुछ अब तक हुआ था उसकी जगह जो है आज ईरान ने भी कहा है कि अब फुल स्केल वॉर है, अमेरिका भी कहता है फुल स्केल वॉर है। अपेरेंटली तो एक डूम्सडे सिनेरियो लगता है। मेरा ख्याल है बहुत ही एक ख़तरनाक मोड़ पे सूरत हाल आ गई है। जैसे आपने भी कहा कि ये फेज़ जो है ये पहले से भी ज़्यादा डेंजरस है और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि अमेरिका की अगर ये कैलकुलेशन है कि और बमबारी करके और हमले करके वो ईरान को सरेंडर करवा सकते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है डिल्यूजनल है, ये तो उनकी गलत फहमी है। ऐसा अब तक नहीं हुआ तो आगे कैसे हो सकता है। फिर ये कि अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ट्रंप इंतज़ामिया को बताया है और ख़बरदार किया है कि एयर स्ट्राइक से वो आउटकम हासिल नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं, और वो ये है कि ईरान सरेंडर करे या वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आके अमेरिका के सारे जो टर्म्स हैं वो मान ले। सो हाँ, सीज़ फायर कोलैप्स कर चुका है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सैल्वेज करने की कोशिश की जा रही है मीडिएटर्स की तरफ से, पाकिस्तान और कतर की तरफ से। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा यानी कि पॉसिबिलिटी, हमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही जिससे कि हम कह सकें या पूरी उम्मीद हो सके कि जो सफारती कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी। हाँ, कोशिश है कि किसी किस्म का इंटरिम सीज़ फायर हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, एक आर्जी किस्म का सीज़ फायर, कम से कम पॉज़ हो जाए इन द फाइटिंग।
लेकिन अभी कुछ कहना मेरा ख्याल है कबल उस वक्त होगा कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। सदर ट्रंप के लिए ज़ाहिर है चैलेंज बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि जैसे आपने भी कहा उस पे सियासी और मुआशी दबाव जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं समझती हूँ उसको उसको शायद समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या? एक तरफ से ये भी है कि हम बातचीत जारी रख रहे हैं और वाक़ई कॉन्टैक्ट्स तो कंटिन्यू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आपको पता ही है कि जिस तरह की धमकियाँ देते हैं। सो इस वक़्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, अमेरिका की ब्लॉकेड री-इम्पोज़ हो गई है, और अब खदशा ये भी है कि जंग और फैल सकती है, इसलिए कि जैसे आपने सुना होगा हूतीज़ की तरफ से अब एक थ्रेट है कि उन पे, उनके एयरपोर्ट पे जो उनके कंट्रोल में है, जो हमला हुआ, जिस पे कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सऊदी अरेबिया पे, तो अब उनका कहना ये है कि हम इस पे रिटेलिएशन करेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ ईरान नहीं चाहेगा कि ये फर्दर एस्केलेट हो इस तरह से सिचुएशन। तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि शायद वो रिस्ट्रेंट के लिए कॉल दे रहा है टू द हूतीज़। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब क्या ये अमेरिका की क्या मजबूरी है या अमेरिका की ज़रूरत है जो मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है? क्या ये यूएस के पास ऑप्शन है कि वो जो ये एस्केलेशन है या जो ये हॉस्टिलिटीज़ हैं, ये बॉम्बिंग है, ये तमाम जो जो मुसलसल पूरी पूरी रात जो बॉम्बिंग वगैरह हो रही है, क्या अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो इसको रोक दे यूनिलैटरली? बिल्कुल है ऑप्शन, बल्कि यूनिलैटरली क्या आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं ना। अगर ये मीडिएटर्स की कोशिश है कि आर्जी सीज़फायर हो जाए, तो उसमें तो ज़ाहिर है एक जैसे आप कह रहे हैं एक ऑप्शन तो फिर आ जाता है ना मेज़ पे, नेगोशिएटिंग टेबल पे। लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि अमेरिका यानी कि अमेरिकन फ़ौज जो है, जो कि बजाय जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने तो अच्छी मेरा ख़्याल है दुरुस्त वार्निंग दी है टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, मगर अमेरिकी फ़ौज की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो कि ट्रंप को वो समझा सकें कि देखें बमबारी करके और बमबारी करके कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा जो आप चाहते हैं। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मेरा ख़्याल है ईरान की कैलकुलेशन यही है कि वो जंग जारी रख सकते हैं, कैपेसिटी उनके पास है, और उसी तरह से ही वो सदर ट्रंप से मनवा सकेंगे, बिकॉज़ अब तक उनको कोई ट्रस्ट नहीं है। बल्कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी उनको साइन तो किया, लेकिन उनको मेरा नहीं ख़्याल उनके ज़हन में या कैलकुलेशन में ये था कि कभी ट्रंप इंतज़ामिया इसको ऑब्ज़र्व करेगी, इससे कंप्लाई करेगी। सो आई थिंक उनकी कैलकुलेशन ये है कि जंग अगर एस्केलेशन की तरफ जाती है तो वो भी फिर एस्केलेट करेंगे, और शायद उस एस्केलेशन से फिर सदर ट्रंप पे इतना दबाव बढ़ जाएगा कि ही विल देन हैव टू कंसीड टू ईरान। तो ये जो सीज़ फायर भी हो गया था, एमओयू भी हो गया था, एक काइंड ऑफ ज़ाहिर है कि ईरान की ऑयल सैंक्शंस भी ख़त्म हो गई थी, नेवल ब्लॉकेड भी ख़त्म हो गया था। तो जब ईरान ने जो जो दो वेसल्स थी सऊदी और कतर, उनको उस वक्त हिट किया जिस वक्त ये सारी चीज़ें इन प्लेस थी, और फिर उसके बाद से जो है ये जंग जो है शुरू हुई, तो आज 10वां रोज़ है, ये जारी है। उस वक्त यूएस के पास ऑप्शन था कि उस वक्त सब्र से काम लेता और किसी सूरत से मैनेज करता उस क्राइसिस को जो उस वक्त इरप्ट हुआ था। हाँ, लेकिन मेरा ख़्याल है रूट कॉज़ या ट्रिगर इस फ़ेज़ ऑफ क्राइसिस का वो नहीं है कि ईरान ने 2 वेसल्स पे अटैक किया था। सवाल ये है कि अटैक क्यों किया था उन्होंने? अटैक इसलिए किया था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो पॉइंट 5 है, जिस पे कि एग्रीमेंट हुई, और वो पॉइंट 5 क्या कहता था? वो ये कहता था कि जी जो फ़िलहाल ईरान के पास होगा ज़िम्मेदारी या गवर्नेंस अरेंजमेंट, जिससे कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करेंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, बजाय उस पे यानी कि इम्प्लीमेंट करने के उसको या उसको अबाइड करने के, उन्होंने कोशिश की कि एक ऑल्टरनेट रूट बना लें गल्फ ऑफ ओमान के करीब, जिससे कि वो वेसल्स को निकाल सके। ईरान ने कहा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उस नुक्ते की जिस पे कि आपने रजामंदी शो की थी। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू होता है। सो कामरान, द बैटल इज ओवर कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एब्सोल्युटली। और अमेरिका जो है वो चाहे जितने हमले करे,
مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو they can wrest it from the control of Iran. Iran will negotiate, مگر it will not surrender its strategic leverage which it has by controlling the تو strait. ڈاکٹر صاحب مور اور لیس اٹس ناؤ بٹوین یو ایس اینڈ ایران دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اس میں اب دنیا جو ہے وہ اتنی کنسرن نہیں ہے. اس کے پہلے فیز میں ابتدا میں ریجنل کنٹریز اور دوسری کنٹریز ٹرکی، ایجپٹ، یہ تمام کنٹریز انٹرسٹڈ تھیں اور وہ سیز فائر کے لیے وہ شریک تھیں پاکستان کے ساتھ. اب اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ اٹس ناؤ اونلی بٹوین یو ایس اینڈ ایران. نہ اپیرنٹلی کوئی پاکستان کوئی بھرپور طریقے سے کچھ کر رہا ہے، قطر خود ہٹ ہو گیا ہے. جنرلی ریجن جو ہے وہ انکنسرنڈ ہے، اور بڑی پاورز جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی چائنا، رشیا، کوئی ایسی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. دنیا نے اب ایران کو اور امریکہ کو اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے. دنیا کو پتہ ہے کہ اگر گلوبل انرجی مارکیٹس جو ہیں وہ اس طرح سے شیک اپ ہوتی ہیں، گلوبل اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں فرام ایشیا ٹو دا یو ایس رائٹ تھرو یورپ، تو ظاہر ہے نقصان تو سب کا ہوگا. سو میں نہیں سمجھتی یہ ہوا، لیکن یہ ضرور ہے، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں مختلف جو ملک ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ایفرٹ تھا، جو کافی یونائٹڈ سا ایفرٹ تھا، وہ فریگمنٹ کر گیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان اور قطر اور میرا ایک دو اور ملک بھی، ایجپٹ بھی وغیرہ، وہ انوالوڈ ضرور ہیں، لیکن جو باقی بین الاقوامی کمیونٹی دیکھیں وہ سپورٹ تو کر رہی ہے نا، ان کی حمایت تو ہے نا، فار پاکستان ایفرٹ ایز اے میڈیٹر، فار قطر ایفرٹ ایز اے میڈیٹر، تو یہ تو ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. لیکن دیکھیں اگر جنگ طویل ہوتی تو اس سے جس کو کہتے ہیں نا وار فٹیگ، وہ سیٹ ان کر جاتی ہے. ظاہر ہے ان کے درمیان تو نہیں جو کہ جنگ کر رہے ہیں، لیکن باقی ان ملکوں کے درمیان جن کے سٹیکس اتنے ڈائریکٹ اور اتنے ہائی نہیں ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے سب کے سٹیکس تو ہیں، پوری دنیا کے سٹیکس ہیں اس میں. تو یہ فرمائیے گا کہ اب ہم جیسے یو ایس کی ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ڈیٹس ہیں مڈ ٹرم کی، اس میں تو ڈیٹس ہونی ہے، اس میں الیکشن ہونا ہے، اور وہ پھر اس سے پہلے مینیج کرنا ضروری ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مڈ ٹرم الیکشن جیتنے کے لیے، کہ گیس اسٹیشن پہ فیول پرائسز قابو میں رہے، انفلیشن قابو میں رہے. تو وہ جو ریس اگینسٹ ٹائم ہے وہ آپ کے خیال میں ابھی جاری ہے، اور ٹائم لائن کی پرواہ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ مڈ ٹرم سے پہلے اس کو سیٹل کریں؟ دیکھیں کامران، یہ تو ہم سب کی اسیسمنٹ یہی رہی ہے، امریکہ میں بھی جو تجزیہ نگار ہیں، ہم لوگ بھی، کہ وہ چاہے گا کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جس سے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں، اینڈ ہی ڈزنٹ رسک لوزنگ دا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز. ویسے سینٹ تو میرا خیال ہے ریٹین کر جائے گی ریپبلکن پارٹی، لیکن کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اپنا مفاد جو ہے وہ کلیئرلی ہی ڈزنٹ سیم ٹو ریکگنائز اٹ، اور کبھی لگتا ہے کہ وہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں کیا ہوگا. اس کو معلوم ہے کہ اس کی بیس اس کے ساتھ ہے. ہاں، جنگ بہت ان پاپولر ہے امریکہ میں، لیکن جہاں تک صدر ٹرمپ کی بیس ہے وہ تو سالڈلی اس کے ساتھ ہے. ہاں، ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ خاصی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈسینٹ ایمرج کر رہا ہے، جس کا آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا. لیکن یہ میرا خیال ہے میری کم از کم سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جب کہ صدر ٹرمپ شوڈ برنگ ڈاؤن دا ٹیمپریچر اینڈ ڈی ایسکلیٹ، وہ الٹی بات کر رہا ہے اور تیل کی قیمت اوپر جا رہی. بٹ ڈسپائٹ آل دس گلوم اینڈ ڈوم اور لیسٹ انٹرسٹ، ابھی بھی انٹرم سیز فائر وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے، اس کی پاسبلٹی آپ کو قریب لگتی ہے یا کہیں دور کہیں ہے؟ یہ مشکل ہے کہنا. میرا خیال ہے دونوں ملک چاہیں گے کہ انریسٹرینڈ قسم کی آل آؤٹ کانفلکٹ کی طرف نہ جائیں، اور واقعی وہ تو نہیں ہوا. ہاں، حملے ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آل آؤٹ وار ہے دونوں کے درمیان. اس کا خطرہ ضرور ہے. سو ہاں، پاسبلٹی تو ہے کہ کسی قسم کا پاز کم از کم آ جائے. چلیں اس کو سیز فائر نہ کہیں، اس کو فارمل چیز نہ کہیں، مگر پاز ان دا فائٹنگ. اینڈ میں سمجھتی ہوں میڈیٹرز کو اسی چیز کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ زیادہ
اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے بیکاز ماحول کچھ ایسا ہے. دے شوڈ ڈو واٹ از پاسبل اینڈ واٹ از ریئلائزبل رادر دین ایم فار دا اسکائی، بیکاز وہاں میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی.